अलवर के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था गोपाल सिंह का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी अनीता, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी प्रीति, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थी, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, प्रीति के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग अनीता की तारीफ करते थे। अनीता तो देवी जैसी है, एकदम माता लक्ष्मी जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा, ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें प्रीति के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। उसने सोचा, मैं सुंदर हूं, तेज हूं, फिर सब अनीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। एक दिन गोपाल सिंह ने दोनों को पास बुलाया और बोले, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। अनीता ने सिर झुका लिया, जबकि प्रीति की आंखों में चमक आ गई। पहले अनीता के लिए राहुल का रिश्ता आया। राहुल गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। प्रीति ने जब यह सुना तो वो हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। प्रीति की बात पर अनीता ने कुछ नहीं कहा, जबकि गोपाल सिंह ने कहा, हां, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। अनीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अनीता ने तुरंत जवाब दिया, जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के लिए विक्रम का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही प्रीति का घमंड आसमान छूने लगा और वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। गोपाल सिंह ने प्रीति को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग-रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। अनीता शादी करके राहुल के साथ उसके घर आ गई। राहुल का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। राहुल ने प्यार से कहा, अनीता, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। अनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए राहुल, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब प्रीति अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत, शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो अनीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने प्रीति का घमंड दुगना कर दिया था। ने चिल्लाते हुए नौकरानी से कहा, ओए रीना, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? नौकरानी ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था, छोटी मालकिन। प्रीति ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। जाओ, जल्दी से यहां पोछा लगाओ। और हां, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। नौकरानी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूं। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। अनीता ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो प्रीति ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी प्रीति ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ अनीता, कैसा चल रहा है सब? राहुल जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहां से खिलाएंगे? प्रीति की कड़वी बातें सुनकर अनीता का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर प्रीति को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गई। दिन गुजरने लगे। अनीता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति राहुल के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते अनीता थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। राहुल ने चिंता भरे स्वर में पूछा, सुनो अनीता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा।
अनीता ने तुरंत कहा, अरे नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो आज का खाना मैं बनाता हूं, तुम बैठकर आराम करो। अनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? राहुल ने प्यार से कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा, तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह राहुल ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से अनीता को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां राहुल अपनी पत्नी अनीता से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब प्रीति नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास सरला ने उसे देख लिया और बोली, अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है, उसके तौर तरीके पता नहीं है क्या? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है, कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। प्रीति ने झुककर कहा, माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। सरला ने तीखे लहजे में कहा, अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कही की। अपनी सास की बात सुनकर प्रीति का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में प्रीति की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी है। विक्रम दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन प्रीति ने पूछा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? विक्रम ने प्रीति की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो तो औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। प्रीति, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो विक्रम की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि विक्रम का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। विक्रम ने अपनी मां से कहा, मां, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। मां ने ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और विक्रम की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। विक्रम का बहुत पैसा फंस गया और सास सरला का लहजा भी प्रीति के लिए बदल गया। सरला ने प्रीति से कहा, बहू, अब साथ श्रृंगार कम करो, हालात को समझो, इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह प्रीति ने अपने सारे गहने जेवरात उतार कर अपनी सास को दे दिए। जो प्रीति एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राहुल ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, अनीता, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। अनीता ने भी राहुल की हिम्मत बढ़ाई और बोली, जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। राहुल ने खुशी से कहा, तो फिर ठीक है अनीता, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूं। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। अनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूं, हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राहुल उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राहुल सब्जियां बेचकर वापस घर आया, राहुल ने आवाज लगाई, अरे सुनो अनीता, बाहर तो आओ जरा। राहुल की आवाज सुनकर अनीता घर से बाहर आई तो उसने देखा कि राहुल के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अनीता ने पूछा, अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो।
राहुल ने उत्साह से कहा, अरे अनीता, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गई। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अनीता ने खुशी जताते हुए कहा, अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे।